हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ महाराष्ट्र बोर्ड में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आई होप आपने मेरे पहले 3 चैप्टर्स के वीडियोस देखे हुए हैं। ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड फर्स्ट 12th स्टैंडर्ड भी मैंने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी अपने वीडियोस पर। ठीक है, अपने कंटेंट पे मेहनत करूँगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम महाराष्ट्र के बारे में पूरा देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है या किस तरीके से इसका जोग्राफिकल एरिया कैसा है, यहाँ पे टूरिज़्म कैसे है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो महाराष्ट्र एज केम इन टू एग्जिस्टिंग इन द ईयर 1960 ऑन 1 मई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको महाराष्ट्र का एक ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इसके कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। ठीक है, और 36 क्या है डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2017-18 के सर्वे के हिसाब से। ओके, तो कौन कौन से रेवेन्यू डिवीज़न है? सबसे पहला स्टूडेंट्स है मुंबई, देन है पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। ये हैं इनके सब डिविजन्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर ये है स्टूडेंट कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है कंट्री का। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वो कितनी है? 11.24 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, देन सेकेंड फीचर है वो है महाराष्ट्र 3rd लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, 3.8 लाख स्क्वायर फीट में ये है। ठीक है, थर्ड क्या है? मोस्ट अर्बनाइज है। कितना परसेंट है? 45.20। यस, बहुत ही मॉडर्नाइज है। टाउन एंड सिटीज़ में आपको देखने मिलेगा कि आप चाहे साउथ मुंबई चले जाओ, पुणे में चले जाओ, आपको हर जगह सेम ही फैसिलिटी अवेलेबल दिखाई देगी। देन फोर्थ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेक्स रेशो कैसा है यहाँ का? फीमेल 929 है पर मेल 1000। ओके, देन फिफ्थ जो है लिटरेसी रेट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? जहाँ पर साक्षरता यानी कि कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो है 82.3%। सिक्स्थ यहाँ इसका फीचर है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2016-17 द स्टेट हैड हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम कितना है इन कंपैरिजन विद हाई, यानी कि दोनों जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ है एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट स्टेट्स। सेवेंथ क्या है? यहाँ पे एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, देन स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर मिलते हैं, देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। ओके, एंड द लास्ट वन इज महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन यानी कि लोग एक प्लेस से दूसरे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। फॉर व्हाट? फॉर द स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म। ओके, आई होप आपको फीचर्स समझ में आए होंगे। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर, दूसरा आता है इंडस्ट्रियल और लास्ट आता है टर्शियरी। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, अलाइड का मतलब होता है और उसके साथ जो भी एक्टिविटीज़ होती है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू कितना है? 12.2% ड्यूरिंग 2016-17 एज अगेंस्ट 15.3% इन द ईयर 2001 and 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में देखो यहाँ पे दिख रहा है शोज अ डिक्लाइन ट्रेंड ओवर अ पीरियड। इसका सबसे मेन रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? तो आज नाउ डेज पीपल आर मोर इन्वॉल्व इन दी
in this service sector only, and they more involved in tertiary sector only, they don't have an interest to do agriculture, करेक्ट है। तो और अब एक चीज़ और है कि एक किसान का बेटा कभी ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने, वो चाहता है कि उसका बेटा अफसर बने, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जनरल प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ यहाँ पर हमने 10 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला है डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म एंड प्रोडक्टिविटी। देखो स्टूडेंट्स, एवरेज साइड लैंड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो लोगों के पास आइदर फार्म कम होता है या प्रोडक्टिविटी ही कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कम हो जाता है। दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका इंक्रीमेंट होने की वजह से भी क्या होता है, इट क्रिएट द प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Excessive use of chemical fertilizer, pesticides leading to soil degradation। स्टूडेंट, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी रेट कम होने लगती है, यानी कि उसकी उपजाऊ ज़मीन जो है वो कम होने लगती है, वहाँ पे फल मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, तो उसको सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ज़्यादा एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉइल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इंडेप्थनेस। एग्रीकल्चर इंडेप्थनेस का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत अमाउंट ऑफ पैसा आइदर इंस्टीट्यूशनल सोर्स से बोरो करते हैं या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से बोरो करते हैं। इसका मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो दोनों में उन्होंने बोरो तो कर लिया, लेकिन इन शॉर्ट क्या होता है प्रॉब्लम स्टूडेंट, कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, और प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, लॉस बियर होता है, तो वो एग्रीकल्चर यानी कि उनका उधारी जो है, उनका कर्ज जो है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से भी उनका इंटरेस्ट, देखो क्या होता है जनरली कि अगर एक इंसान एक खेत में 10 घंटे काम करके महीने का 5 से 6 हज़ार कमाता है, और एक इंसान एक फैक्ट्री में 12 घंटे या 10 घंटे काम करके 17 से 18 हज़ार कमाता है, तो वो फैक्ट्री में काम करना प्रेफर करेगा, ना कि एग्रीकल्चर में करना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो चांसेस होते हैं इंडेप्थनेस के बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल राइस की क्रॉपिंग हुई, लेकिन उस टाइम पे बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो क्या होता है कि फसल बह गई, यानी कि जो फार्मर है उसको नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसको एग्रीकल्चर इंडेप्थनेस इंक्रीज होती है। ओके, आई होप आपको फोर्थ पॉइंट समझ में आया होगा। देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। देखो क्या हो गया, आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, या लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी भी एडवर्स टेक्नोलॉजी या एडवर्स क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। देखो बहुत टाइम तक अगर किसी भी ज़मीन में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो वहाँ पर जब ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, यानी कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो वो उस तरीके के जो लैंड होते हैं उसको ड्राई लैंड कहते हैं। और इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब होता है जब पानी का या सिंचाई, इसको हिंदी में कहते हैं, तो सिंचाई की मात्रा प्रॉपर तरीके से ना मिल सके तो उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहते हैं। देन नेक्स्ट आएगा लैक ऑफ कैपिटल। पैसा कम होने के भी एक रीज़न है। देखो क्या होता है कि इस साल हमने फॉर एग्जांपल आई एम अ फार्मर, मैं इस साल खेती करूंगी और नेक्स्ट ईयर के कुछ पैसा बचा कर रखूँगी, लेकिन इसी साल मुझे इतना लॉस होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, आई डोंट हैव अ कैपिटल। सो इन दैट केस भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एग्रीकल्चर में। ओके, देन नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। ओके, गवर्नमेंट ने प्लान्स तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन प्लान्स बनाने का भी क्या फ़ायदा जब इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी कि जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल पाता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। देखो क्या होता है, अगर एक फार्मर बहुत सारा प्रोडक्टिविटी करता है, लेकिन अगर वो अपने गांव में बेच रहा है तो उसे पैसा भी कम मिलेगा, और क्या होगा, उसे प्रॉफिट भी कम जनरेट होगा। अगर वही सेम
गेहूँ या चावल वो किसी दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में या मेन मार्केट में जाकर सेल करता है तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसे काफ़ी अमाउंट ऑफ क्या होता है मनी जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटी ऑल्सो हैव अ लैक ऑफ प्रॉब्लम। ओके, देन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यस ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जिस साल मुझे चावल की खेती करनी थी उस साल बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, यानी कि क्लाइमेटिक प्रॉब्लम भी आ गई, यानी कि सारा राइस का जो मैंने मेहनत किया सब पानी में चला गया। करेक्ट है। तो क्लाइमेटिकल चेंजेस भी क्या करता है, या बारिश ही नहीं हुई, चलो ये तो बाढ़ आ गया, बारिश ही नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्लाइमेट इज ऑल्सो अ वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम हो सके, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2000 ऑफ महाराष्ट्र 2017-18। सबसे पहला होना चाहिए कि इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जो गरीब किसान हैं उनको क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो कम पैसे में प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो इंडेप्टनेस का फेस ना कर सके। दूसरा, नंबर 2, इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और अलग अलग डिफरेंट उनके लिए आउटलेट भी बनाना चाहिए ताकि उनको और ज़्यादा वैरायटी के बारे में पता चले। नंबर 3, डेवलपमेंट इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, कैनल्स लगाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए जिससे उनको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप एंड एफर्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, देखो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने मेरे गांव में देखा है कि उन्हें खेतों को सींचने के लिए रात को 3 बजे 4 बजे उठ के जाना पड़ता है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को पैसा भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो यूपी गवर्नमेंट या जो किसान हैं उनको क्वार्टरली 3000 रुपीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, देती है, वो भी एक तरीके की सब्सिडी हुई। तो गवर्नमेंट क्यों देती है, ताकि वो अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर को कर सके। ओके, तो 6th नंबर है सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, स्टैब्लिश ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, यानी कि एग्रो एक्सपोर्ट जोन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो इंटर सिटी या इंटर स्टेट जो भी गुड्स बिक रहे हों अगर उसको बाहर देश में बेचा जाए तो अच्छी अमाउंट ऑफ में प्रॉफिट मिल सकती है और इनकम भी हो सकती है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती भी करने की ट्रेनिंग किसानों को दी जाए, ग्रेडिंग दी जाए, पैकेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका बताया जाए उन्हें। एंड द लास्ट वन इज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आज के टाइम में टीवी और मोबाइल ने छोटे बच्चे को भी सिखा दिया हर चीज़ें, यानी कि अभी आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि एक 12 साल के बच्चे ने प्रोग्रामिंग सीख ली, एक 13 साल के बच्चे ने रोबोटिक सीख लिया। वो क्यों सीख लिया, विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। तो यस, एग्रीकल्चर के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि क्या हो सके, मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। एग्रीकल्चर को एक खेती न करने की बजाय उसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाया जाए। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं जितनी मेहनत के साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उतनी ही मेहनत से आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दें। स्टूडेंट्स, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट वेरी हैबिचुएट अबाउट दिस ऑल ऑनलाइन वर्चुअल थिंग्स। तो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आगे भी मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।